डिस्टर्ब करा ना ठीक है। अब आप समझिएगा कि सर इनवॉइस चैप्टर में ना इट इज अ थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी प्रैक्टिकल केस स्टडी कुछ भी आएगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसको एग्जाम में लेके चल सकते हैं कि ये 4 मार्क्स का आपका एग्जाम में दिख सकता है। गोपाल जी कह रहे हैं 4 मार्क्स तो पक्के करने ही करने हैं, आज से शुरू करना है, ये तो करना है। 60 नंबर का तो निकल गया, 4 से आगे के 40 सब करने हैं। ठीक है जी। सो ध्यान से सुनिएगा कि सर ये पूरा थ्योरेटिकल है, और इसमें क्या कि इनवॉइस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। गुड्स होता है तो कितनी कॉपीज इनवॉइस की निकलनी चाहिए, सर्विस होगा तो कितनी कॉपीज निकलनी चाहिए, ट्रक वाले के पास कौन सा बिल होना चाहिए, ठीक है। इनवॉइस के अंदर क्या क्या मेन चीज होनी चाहिए, डेट, जीएसटी नंबर, सप्लायर, बहुत सारी ऐसे मैं आपके साथ मिसलेनियस बातें करूंगा। और ये हमारा कितनी क्लासेस में खत्म होगा, 2 क्लासेस। एक आज आपको कराऊंगा, आज वाली क्लास सही होएगी, और दूसरी वाली में भी अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन दूसरी क्लास का जो है वो जनरली ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सारा तो आपका जितनी नॉलेज है उसी के अंदर ही अभी कवर हमने करा भी हुआ, ठीक है बच्चे। तो आइए बिना वेट करे इनवॉइस का मैं पहले आपके सामने स्क्रीन पर ले आऊं। वैसे तो मैं तुमको मॉड्यूल से भी करा सकता हूं, बट नोट्स अच्छे बने हुए हैं। हाँ जी, क्या हुआ? आज दुष्यंत से नहीं है क्या चीज? अरे मैम पता है दुष्यंत शायद टाइम बहुत है मैडम, मतलब मैं यही चीज़ें सर कर रहे, ठीक है मतलब। हाँ क्या कर रहा हूँ, क्या है? हाँ कर लेता हूँ भाई, कोई बात नहीं। क्या हो गया मतलब? ठीक है, ठीक है ना। आइए, सो बेसिकली ये चैप्टर जो है बच्चे वो है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। एंड लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, हमने बात भी करी थी। मैंने आपको कोई चीज़ बेची 100 रुपए की, ठीक है, और जब आप घर चले गए मैंने कहा यार तो 500 रुपए की चीज़ थी यार, मैंने आपसे कितना लिया 100 प्लस जीएसटी, बट इट वॉज 500 प्लस जीएसटी। तो मैंने आपसे वैल्यू कितना कम लिया 400, एंड ऑब्वियसली 400 पे मैं जीएसटी तो चार्ज करूंगा, तो मैं कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करूंगा, डेबिट नोट। इसके बारे में प्रोविजन पढ़ेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद एक क्या होता है बच्चे, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, मैंने आपसे ले लिया 500 प्लस जीएसटी, मुझे पता लगा यार तो 100 रुपये था यार, गलती हो गई मेरे से, तो मैं आपको क्या इशू कर सकता हूँ, क्रेडिट नोट। और आपको याद होगा हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर करा था, जिसके अंदर अगर, हाँ वो तो कमर्शियल क्रेडिट नोट था, उसके अंदर पावर नहीं थी जीएसटी कम करने की। हाँ, और क्रेडिट नोट के अंदर क्या होता था कि अगर मान लो मैंने आज ही तुमसे डिस्काउंट की बात कर रखी है, तो अभी तो तुम मिलेगा नहीं पता, पर अगर फ्यूचर में तुम्हें उसी बिल पे डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं क्रेडिट नोट के इशू थ्रू कर सकता था ना। याद आ रही है बातें? इसके ऊपर स्पेसिफिक बात करेंगे, 1 पेज का सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या चैप्टर है जी, ये टैक्स इनवॉइस। अब आप समझिएगा टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या लिखा हुआ है सर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सप्लाई ऑफ गुड्स, एक बार सुनते जाइएगा, मेरे को फ्लो से कुछ बोलने दो, मैं रीड नोट करने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। नॉर्मल केस में इनवॉइस हमें कब इशू करना होता है, ऑन और बिफोर, याद करिए टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। इफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व होती थी, मूवमेंट इन्वॉल्व का मतलब डोमिनोज वाला है, मैंने होम डिलीवरी का एग्जांपल लिया था, हम यहां पे लिख सकते हैं होम डिलीवरी।
तो सप्लाई तब कंप्लीट होती थी जब मेरे घर पे आ जाएगा, रास्ते में गिर गया तो मैं थोड़ा ना लूंगा, ठीक है। तो अगर भाई डोमिनोज वाला है और वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, मान लो पिज्जा भी गुड्स है, तो उसको इनवॉइस कब इशू करना है? जब मेरे घर पहुंचेगा तब यार नहीं, एट द टाइम ऑफ रिमूवल। टाइम ऑफ सप्लाई में होता था एट द टाइम ऑफ रिमूवल, यानी कि जब डोमिनोज वाला अपनी दुकान से गुड्स को बाहर लाएगा, बिका नहीं है अभी, हाँ बिका नहीं है, डोमिनोज की शॉप से बाहर गया पिज्जा, पर बिना बिल के बाहर नहीं जा सकता। ध्यान आ रहा है आपको? भाई देख क्या डिलीवरी मतलब आपने बता दिया, तू जाके ही खा रहा है तू डोमिनोज पे, तो जब उसने तेरे को अवेलेबल कर दिया उसे तब बिल देना। डिलीवरी क्यों बोल रहा है? एक होम डिलीवरी हो गया, एक होम डिलीवरी हो गया। होम डिलीवरी का मतलब समझ रहा है? तूने अभी फोन करा, डोमिनोज को फोन करा, तो सप्लाई खत्म कब होगी? जब वो गुड जब आप एक्सेप्ट कर लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मान लो अगर आप पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ठीक है, अभी आप पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, किससे ऑर्डर करोगे बताओ? डोमिनोज से करिए, ठीक है। डोमिनोज से आपने पिज्ज़ा ऑर्डर करा, होम डिलीवरी है, जाके ले रहे हो, होम डिलीवरी, ठीक है जी। होम डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि भाई वो बंदा आएगा, बाइक पे पिज्ज़ा रखेगा और आपके घर के बाहर आएगा, उसने बेल बजाई और आपने देखा कि पिज्ज़ा गिरा हुआ है, ठीक है, और आपने कुछ नहीं करा, अभी आपने देखा कि अच्छा ठीक है क्या कर रहे हैं देखते, तो उसने फटाफट वो पिज्ज़ा ना ऐसे ही गिरा हुआ था, तो इट वाज रिवर्स, तो जितना ज़्यादा उसमें मिट्टी लग सकती थी वो लग गई, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये क्या करेगा, तो उसने फटाफट उसको दोबारा से बंद करा और आपने दरवाज़ा खोला और वो कह रहे सर योर पिज्ज़ा, डिलीशियस पिज्ज़ा इज रेडी टू बी सर्व, और कह रहे सर इसमें ऑरिगेनो मत डालना, डाले हुए ऑरिगेनो, क्यों पिज्ज़ा खराब हो गया, ठीक है। आपको ध्यान है आपको पिज्ज़ा मिला था, अब क्या फायदा सोचने का ठीक है। तो बेसिकली आप मुझे बताइए, विल यू टेक दैट पिज्जा? अब बोलो भाई वापस ले जा, और वो उससे गिरा भाई, आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर उसने पिज्जा आपको दे दिया होता और आप गिर गए होते, और अगर रिवर्स में ही गिरा होता तो आप खा लेते, खाओगे तो पास हो जाओगे बेटे करो तो खा। अरे यार मैंने रील देखी यार, उसकी अजीब गंदी रील यार, पुनीत यार वो ब्रेड लिया, ब्रेड लेके कीचड़ डाल के खा लिया उसने, मेरे हिसाब से एडिटेड होगा, उसने कुछ चॉकलेट का बनाया होगा यार उधर, यार बना दिया होगा यार, एक बाल्टी में चॉकलेट का पूरा बना दिया होगा यार, वो है इसलिए फेमस, लेकिन खाना तो यार वो कुछ भी करता है ना। सर आपने बिग बॉस में देखा तो क्या कर रहा था, वो ऐसे ला रहा था, कैमरा घुमा रहा था, क्रेजी भाई चेहरे पे लगा के चिल्ला रहा है यार, वो ठीक यार, सब ठीक था यार, खा लिया यार उसने, मतलब ब्रेड में बाइक से बुलेट लेके आता है, ऐसे खड़ी करता है, हाँ रुकता है ऐसे लीड लेते है, गाड़ी में आता है, ऑडियंस ही वही है सर, हाँ अच्छा ऑडियंस वही है, तो तभी मैंने देखा है क्या हाँ गुड यार, काफी डिटेल्ड एनालिसिस है तो आपके पास। सैलरी में कितने सेक्शन है? हाँ अगलों को रील का सीक्वेंसेस पता है सारे के सारे, ठीक है। सो एनीवेज, सो इट इज लाइक, आप समझिए कि जब तक आपको नहीं दिया, जब पिज्जा वाला आपको देता है तो सप्लाई ओवर होती है, तो क्या इस सप्लाई में मूवमेंट नहीं थी? मूवमेंट थी, तो डोमिनोज को रिमूवल के टाइम पे ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यार अब अभी यूपी में कॉल कर रहे हो, 500 एसी मंगा रहे हो, वो 500 एसी यहाँ तक आ रहे हैं, तो वो अपने गोडाउन से जब निकालेगा तो क्या वो बिल इशू नहीं कर देगा? बिल कर देगा इशू। और ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे एक सेक्शन 31 था, क्योंकि बताता है, हम बताएंगे भाई, दुकानदार पे भरोसा नहीं है हमें, हाँ कि आपको कब रिमूव, कब आपको इनवॉइस इशू कर, क्लियर है जी। सो इफ
सप्लाई इन्वॉल्व में थोड़ा सा इसको ना और प्रिसाइज लिखा हुआ है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एट द टाइम ऑफ अदर केस में आप चलिए मैकडोनल्ड्स अभी चलते हैं खाने, क्या इसमें मूवमेंट है? नहीं है तो जाएंगे भी नहीं. ठीक है, तो बेसिकली आप वहां जा रहे हैं, अब वो क्या अपनी दुकान से खुद रिमूव कर रहे हैं, सेल वहीं हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट अवेलेबल जब वो आपको ट्रे में दे रहा है, दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट. अब कैसे डिसाइड, मैं बता देता हूँ अब, है ना, क्योंकि दोनों बोल बोल के दोनों ने बोलना स्टार्ट कर दिया. पहले आप बोलिए, आप कभी कभी डाउट पूछते हैं आप. आ जाएगा, है ना, काफी तेज दिमाग चल रहा है आपका. ये 4 नंबर को ज्यादा सीरियस ले रहा है. आएंगे कॉन्टिन्यूस सप्लाई पर आएंगे. हाँ जी, आप बताइए. घर से अवन एरिया से, शॉप से बोल दीजिए, शॉप है ना, घर अवन एरिया है ना, शॉप से निकल रहा है, शॉप दुकान है ना. मैंने सही करा, पहले उसका डाउट पूछ लिया. जब उसकी शॉप से निकलेगा, एग्जैक्टली. अगर बाइक करने गिरा दिया भी नहीं, उनको अपने बैकएंड पे उस इनवॉइस को चेंज करना पड़ेगा और कैंसिल आउट करना पड़ेगा. रिवाइज्ड इनवॉइस मेरे तक आएगा ही नहीं अब वो, समझ रहे हो, मेरे तक अब आएगा तो नया पीस जो भी भेजेगा, जो भी है वो चीज़. ठीक है. इन अदर केस का मतलब क्या हो गया, डाइन इन हो गया ना बच्चे, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और व्हेन यू मेड इट अवेलेबल टू द रेसिपिएंट. बताइए, क्लियर है? बहुत ही बेसिक बात थी, और आप इसको लिख लीजिए एक बार. और ये टाइम ऑफ सप्लाई में हमने करी हुई थी, तो कुछ नई बात नहीं आई अभी तक आपके पास. टाइम ऑफ सप्लाई करा हुआ हमने. सर एक चीज पूछनी थी. मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ पे? हाँ, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो वो जो बच्चे ने नोट बनाए, मूवमेंट इज इन्वॉल्व, मतलब वो और शॉर्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, तो वो वाली चीज है. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ जी बच्चे. सर जैसे डोमिनोज वाला एग्जांपल है, होम डिलीवरी है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट यू के अंडर आ रहा है कि मूवमेंट इन्वॉल्व है. जी हाँ. तो उसमें जब भी इट हैज लेफ्ट डोमिनोज की शॉप तो वहाँ पे इनवॉइस इशू हो जाएगा. बिल्कुल. बट जैसे आपने कहा वो आया हमारे पास, गिर गया, तो फिर क्या होगा? ही विल गो बैक और वो बताएगा अब कहानी, और एक नया इनवॉइस इशू होगा, या वो बोलेंगे अब इसको फेंक दे दूं, मैं नया वो बना देता हूँ, पिज्ज़ा भेज दे. इनवॉइस में कुछ नहीं होगा फिर. बट इनवॉइस जो है ए पार्ट के अंडर है, यहाँ पे बी के में नहीं है. नहीं मैडम, आप एक चीज़ समझो ना, मतलब मैंने उसे ये बोल दिया ना, गिर गया पिज्ज़ा, एक और पिज्ज़ा लेकर आ, वो बस उस पिज्ज़ा को फेंक देगा और नया पिज्ज़ा ले आएगा, बस कोई नया इनवॉइस इशू नहीं होगा. वो वाला जो ओरिजिनल है उसी को ही ले लिया जाएगा. तो सर ये केस बी नहीं है, ये केस ए है. बिल्कुल. ठीक है सर. हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई में करा था. आगे सुनिए, अभी मैं जैसे बोलूंगा वही होगा. याद करिए, हमने टैक्स इनवॉइस सप्लाई ऑफ सर्विस के टाइम भी देखा. गुड्स के केस में आपको समराइज कर दूं, दुकान से बाहर गुड्स बिना इनवॉइस के जा ही नहीं रहे, क्योंकि अगर तो सप्लाई पूरी नहीं हुई तो भी मेरी दुकान से बाहर जाती है, और अगर कस्टमर खुद आ गया तो भी मेरे को इनवॉइस अभी देना. तो बेसिकली मार्केट में ट्रक में जितना भी सामान जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इनवॉइस तो होगा ही होगा. तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप अपनी दुकान से विदाउट इनवॉइस गुड्स निकाल ही नहीं सकते. पर सर्विसेज के केस में क्या था,
सर्विसेज के केस में था आपको कुछ दिन दिए गए थे, यू आर गिवन 30 डेज कि आप इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हैं, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और इन केस ऑफ इंश्योरेंस, एनबीएफसीज, बैंकिंग 45 डेज। क्लियर है? आइए देखते हैं। नॉर्मल केस क्या है, इशू इनवॉइस ऑन और बिफोर प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस विद इन 30 डेज फ्रॉम कंप्लीशन, एंड बैंक, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, इंश्योरर विद इन 45 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन। यहां तक क्लियर है? सुनते जाइएगा बात को, थ्योरेटिकल में बार बार रुक नहीं सकता मैं, ठीक है, फ्लो नहीं बनेगा नहीं तो। अब एक पॉइंट इसमें यह है कि अगर इंश्योरेंस, बैंक, एनबीएफसी, टेलीकॉम आपस में सर्विस देते हैं, ठीक है, वेयर सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? येस बैंक का ब्रांच नंबर 1 इज गिविंग अ सर्विस टू येस बैंक का ब्रांच नंबर 2, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो उसको ना डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है, ठीक है। तो हम आएंगे इस पर अभी लाइफ में कभी ना कभी। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, येस बैंक 1 इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू येस बैंक 2। तो इस केस में क्या इनवॉइस इशू होना है? जी हाँ होना है, लेकिन इसकी डेट्स थोड़ी अलग है। व्हेन सप्लायर कौन है कहने से, येस बैंक 1 रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि भाई तेरे को इनवॉइस इशू करना है, हाँ करना है। एक तो जब तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे उस चीज को, जो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर, लास्ट डेट ऑफ जिस भी महीने में, जैसे मैंने आज दिया, आज क्या डेट है? 14th। तो मेरे को इनवॉइस कब तक इशू करना है? इस क्वार्टर के लास्ट डेट तक। तो दूसरी लिमिट क्या हो गई? अगर मैं डेट आज डाल दूं 14 जैन, सो लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर इज 31 मार्च, विच एवर इज। मेरे को इसके अंदर कोई लॉजिक और कुछ नहीं करना, आपको केस स्टडी आ सकती है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रही है, डिस्कस द इनवॉइसिंग प्रोविजंस। आपको पता होना चाहिए, पहला व्हेन सप्लायर रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड सेकंड द लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है जी, 30-45 एंड इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर है जी आपको? सुनते जाइएगा। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ गुड्स। ये गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन थ्योरेटिकल बात लिखी हुई है, इस पे बाद में आऊंगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर जी मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार का नहीं है, ACR। अच्छा गुड्स क्या ऐसा भी हो सकता है लिक्विफाइड फॉर्म्स में हो? आई एम सप्लाइंग यू लिक्विड स्टील, और बेटर क्या बोल सकता हूँ उसको, मेल्टेड आयरन ओर, या आयरन ओर होता है ना, एंड इट इज एक पाइपलाइन के थ्रू जाता ही जा रहा है आपके पास। जैसे आपके पास डेटा वाईफाई का है, वो तो सर्विस हो जाती है, बट गुड्स भी तो ऐसा हो सकता है ना, देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई। समझ रहे हो? तो उस केस में इनवॉइस कैसे इशू? देयर इज लाइक, सर आपके घर तक मैंने सप्लाई कर दिया, अब जितना यूज करेंगे मीटर पे काउंट हो रहा है, बिल बना देंगे, जैसे बिजली का बिल होता है। वाईफाई आपका यूसेज बेस्ड होता है, ठीक है। तो क्या ऐसे गुड्स भी एग्जैक्टली गैस पाइपलाइन, तो क्या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है या नहीं है? बिल्कुल है। उस केस में क्या बोल रहा है? A supply of goods which is provided or agreed to provided continuously or on recurrent basis, and it's not necessary। मैं बोला भाई हो सकता है हमारा काम हो, आप एक बिल्डर है, आपको ब्रिक्स चाहिए, आपने बोला सर मैं ना डेली फ़ोन नहीं करूँगा, आप डेली 1 ट्रक भेजते जाइए सर। मैं डेली फ़ोन करके क्या 10 ट्रक भेज दो ब्रिक्स की, फिर रिक्वायरमेंट। मैंने कहा सर वो चाहिए होता है, आप भेजते जाओ, आप लग रहा है मेरा सामान। मैंने कहा बिलिंग कैसे होगी? कह रहे आप काउंट करते जाओ ना, बैठ जाएंगे अभी महीने बाद कितना भेज दिया आपने, रिकॉर्ड रखना, आप ये अकाउंट्स की टीम है मेरी, कोऑर्डिनेटेड रखना है इनके साथ। हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सो अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड एग्री टू कंटिन्यूअसली अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट whether or not by means of wire, cable, pipeline or any other conduit, mode of transport से, ठीक है, fancy name, for which the supplier invoice the recipient on regular or periodic basis। तो बोल रहे and includes supply of such goods as government में subject। ये मैडम ने क्या करा होगा मैं आपको बस बता देता हूँ, इस नोट्स का बेस उन्होंने पढ़ के और भी डेटा डाला हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर में रेलिवेंट क्या है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्डुइट के थ्रू मिल रहा है, मैं तो इतने बात में ही खत्म कर देता, लेकिन अभी ये नोट से फिर करें तो उसमें और भी लिखी हुई है चीज़ें, जो अच्छी बात भी, ठीक है। तो बेसिकली कंटिन्यूस सप्लाई क्या होता है, जिसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और मैं आपको कंटिन्यूस बेसिस पे गुड्स प्रोवाइड करूंगा, वेदर और नॉट थ्रू कॉन्डुइट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी, ठीक है। कॉन्डुइट का मतलब क्या? कॉन्डुइट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ कन्वेंस, मतलब थ्रू मे बी पाइपलाइंस,
ठीक है जी। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस कैसे इशू होगा? बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट। सर जी आपको ब्रिक्स चाहिए, 15 दिन बाद स्टेटमेंट भेजा करूँगा, 1 हफ्ते बाद आपको स्टेटमेंट भेजूंगा, 6 महीने बाद थोड़ा स्टेटमेंट दूंगा। आपको वाईफाई की स्टेटमेंट हर महीना आती है ना, तो महीना भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, दैट इज बिटवीन अस, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। ईच सच स्टेटमेंट और ईच सच सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव विच एवर इज, हमारी स्टेटमेंट की बात ही नहीं हुई। 10 दिन बाद बोल रहा हूँ सर 1 करोड़ ट्रांसफर कर दो, उन्होंने कहा स्टेटमेंट सर वो करते रहेंगे ना, तो आप मुझे बताइए स्टेटमेंट तो इशू ही नहीं हो रही, तो जैसे जैसे पेमेंट आ रही है इनवॉइस तब इशू करना है। और अगर स्टेटमेंट वाला सिस्टम है, स्टेटमेंट वाला कर लो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, बिजली का बिल मान लो ना, गुड्स है एक बार के लिए, जब जब स्टेटमेंट इशू हो रही है, इनवॉइस हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। बिजली का बिल जब आता है तो उस पर हालांकि जीएसटी नहीं लगा होता, मान लो उस पर अगर लग जाए तो वहीं के वहीं जीएसटी चार्ज कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जीएसटी है नंबर डाल दूंगा, टैक्स इनवॉइस लिख दूंगा, वहीं के वहीं स्टेट इनवॉइस इशू हो गया। वाईफाई का ही सोच लीजिए, उस पर तो लगा ही होता है, स्टेटमेंट के साथ ही बिल आता है जी। जब बिल आता है आपको दिखाना है जरा मेरा यूसेज क्या दे देगा वो आपको। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा होता है? व्हेन आई इशू स्टेटमेंट आई इशू इनवॉइस आल्सो। इतना कंप्लायंस थोड़ा ना करूंगा, स्टेटमेंट कभी जा रहा है मेरा, इनवॉइस कभी जा रहा है, बताइए क्लियर है? सो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड व्हिचएवर इज थ्योरेटिकल। क्लियर है जी? क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ये हमने किस चीज की बात करी? 1 मिनट मैडम, ये हमारे गुड्स की बात हो गई है ना। हाँ जी बच्चे क्या कह रहे हैं? तो जो डेट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट है वो दोनों पे डिपेंड करती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में बात हो जाएगी मैडम। कंटिन्यूस सप्लाई बड़े बड़े प्लेयर है सारे के सारे, विल हैव लीगल टीम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आप ऐसे ऐसे करिए, उसमें सब लिखा होता है। और अगर स्टेटमेंट्स है ही नहीं तो मैं आपका पेमेंट ट्रैक रख लूंगा, ठीक है, और वो पहले हो जाएगा तो आपको इशू। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज गुड्स सेंट ऑन सेल। और मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, आपने कहा सर मेरे को कंफर्म नहीं है, मैंने कहा चिंता मत करिए, आप इसको यूज़ करिए, पसंद नहीं है तो वापस कर देना। मुझे बताइए मैं जब आज आपको दिया क्या सप्लाई हो गई? नहीं। बेसिकली गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। दुकानदार कह रहे हैं इनवॉइस कब इशू करूँ? आपके दिमाग में चलेगा सर रिमूवल होगी तो कर दो, नहीं स्पेशल बात हो गई ना, अप्रूवल वाले के लिए स्पेशल बात हो गई। क्या कह रहा है वो? इनवॉइस कब इशू होना? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब सप्लाई तो सेल होती है भाई जब अप्रूवल हो रही है, और इसका मतलब डेट ऑफ रिमूवल पे इनवॉइस इशू नहीं हो रहा, 6 महीने हो रहा। अब आप मेरी बात सुनिए, विच एवर इज, आप मेरी दुकान पर आ जाए, आज क्या डेट है? 14th ऑफ जैन। मैंने आपको बोला सर आप मुझे बता दीजिएगा, जब भी आप मुझे बताएंगे तो आपने ना मुझे अप्रूवल पता है कब दी? 12 दिसंबर 25 को। Yes, today is January 25. Exactly, and 6 months ends on 14th of July 25, whichever is early, and you have given me approval on 12/2/25. 6 months is fixed, और इफ यू रिसीव द अप्रूवल बिफोर दैट व्हिचएवर इज अर्ली। इसके बाद आप अप्रूवल दे रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, इनवॉइस तो मुझे इशू करना पड़ेगा। कहिए साहब जी, क्लियर है? ओके, ध्यान से सुनते जाइएगा। अभी गुड्स की हमने अच्छी बात कर ली है अभी। तो अगर मैं आपको गुड्स का समराइज करूं, इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट्स या अदरवाइज होम डिलीवरी डाइन इन करें एट द टाइम मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर। उसके बाद हमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स देखा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है कि अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैं आपको कंटिन्यूसली गुड्स सप्लाई करूंगा, और उस केस में इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए? इशू ऑफ स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फिर हमने तीसरा पॉइंट कौन सा डिस्कस करा? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। जब भी मैं गुड्स रिमूव कर रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं, मुझे इनवॉइस इशू नहीं करना, उसके बाद तो 6 महीने या फिर अप्रूवल विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है जी? फिर हमने सर्विसेज के अंदर बात कर ली, प्रोविजन खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर करना है, एनबीएफसीज और इनके लिए 45 डेज, और अगर ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है तो
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरा जिस भी क्वार्टर में सर्विस दी उसके लास्ट डेट विच एवर इज। इसमें सर क्वार्टर की सर्विस की लास्ट डेट फिक्स्ड हो गई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूँ। सर एक चीज पूछनी हाँ जी, थी। हाँ जी बच्चों। तो ये वाला है सेल ऑन अप्रूवल, इसमें रियल लाइफ में होता क्या है कि अगर मैंने गुड्स ले ली फॉर एग्जांपल और मैंने 6 मंथ्स तक कुछ भी नहीं किया, तो पेमेंट तो मतलब इनिशियल डे पे ही हो जाती होगी ना? आप पेमेंट वेमेंट जो भी कर रहे हैं जीएसटी को उससे भी मतलब नहीं। हाँ हाँ आप जो मेरे से डिस्कस कर रहे हैं वो बिजनेस की बात कर रहे हैं आपकी, सर वो कैसे करते होंगे, लेकिन मेरे को उसको पेमेंट मिली है नहीं मिली दैट इज इररिलेवेंट। मेरे को ये देखना है भाई 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं या वो अप्रूवल कब दे रहा। ठीक है सर। अगर वो अप्रूवल देता ही नहीं 10 दिन बाद वापस आ गए तो इनवॉइस इशू ही नहीं होगा मेरे बच्चे। ओके, हमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स तो कर लिया, लेकिन कंटिन्यूस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस थोड़ा सा अच्छा भी और इम्पोर्टेंट है। हल्का सा बढ़ा रहा है। हाँ हाँ करा हुआ टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने करा हुआ है, या शायद से मैंने बोला होगा इनवॉइस पे करेंगे। कर रखा है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या बोल रहा है। सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रेकरेंट बेसिस, और इसमें ना हाँ मंथ्स लिखे, सर्विस के अंदर ना मंथ्स लिखे, इफ इट इज एक्सीडिंग 3 months। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ और वो 2 महीने की है, इज इट कंटिन्यूस? बट मैं आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ 2 months कंटिन्यूस, दैट इज कंटिन्यूस। गुड्स के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं था, सर्विस के अंदर टाइम पीरियड है। कितना टाइम पीरियड लिखा हुआ? एंड ऑब्वियसली अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच पेमेंट सप्लाई, ये सब नॉर्मल बातें लिखी हुई है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस शैल बी। अब आप सोच के देखिए, जो डीएलएफ वाले होते हैं वो आपका अगर घर बना के दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सर्विस होती है, गुड्स होता है पहले सर्विस। तो आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एकदम प्रॉपरली लिखते हैं कि सर हम लोग आज जनवरी में अगर मैं डीएलएफ से मीटिंग कर रहा हूँ, सर फरवरी को हम जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है उसका सारा लैंड लेवल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। और तब आप हमें ना 10% दे दीजिएगा, ये डेट है सर, इस दिन आप हमें चेक दे दीजिए। ठीक है, आपने बोला 10%, मैंने कहा बिकॉज दैट्स रिप्रेजेंट 10% ऑफ द वर्क। फिर मैंने बोला सर उसके बाद ना बेसमेंट बनेगी, और बेसमेंट जून में बन जाएगी पूरी, बेसमेंट पार्किंग और वो सारा का सारा आप आके देख सकते हैं, और जून में आप हमें 10% और दे दीजिएगा, क्योंकि आप भी तो पैसा जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे ही पे करोगे ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, उसके बाद बोला सर 5 फ्लोर बनेंगे तो आप उसका हमें 25% बैलेंस देना। कहने का मतलब ये है मैं एक एक इवेंट भी रिकॉर्ड करूंगा और पेमेंट भी, सो दैट हमारा कोई भी डिस्प्यूट बातों में ना हो। ठीक है जी, तो दिस इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखते हो क्या बोल रहा हूं। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस शैल बी इशूड इफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द। मान लो मैंने तुमको बताया नहीं मैं क्या क्या करूंगा, मैंने कहा सर जी हर महीने की 1 तारीख को आपने 1-1 करोड़ ट्रांसफर करने हैं, 6 महीने, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो बननी है, अभी बना दूंगा 6 महीने में, टावर बना दूंगा पूरा, आप शिफ्ट हो जाना। 1 तारीख को 1-1 करोड़ ट्रांसफर कर देना आप। माइलस्टोन आपने डिस्कस ही नहीं करा, मैंने भी नहीं बताया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या डेट है? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट। डू यू थिंक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे? हाँ सर। जनरली अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल पे बोलूँ, चलो अब आपने हाँ बोल दिया तो बोलना पड़ रहा है, मैं बोलूँगा भाई पहले काम तो दिखा अपना, मैं क्यों पे करूँ भाई 1 तारीख को, हाउ मच यू आर डूइंग इट, मे बी आई एंड अप पेइंग 6 करोड़ और बेसमेंट डील निकला हो अभी तक, होता है भाई ऐसा। मतलब बहुत सारी सर्विस लिए, ठीक है, बट नो, हाँ मतलब वो अलग चीज़ है, बट आप एक बार मान के चलिए कि एक सिस्टम क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए माइलस्टोन आई विल गिव यू, समझ रहे हो। बट एनी विच वेज इफ ओनली द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल, तो ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट को आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पहले मैंने भाई डेट ही, तो बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव्स द, मैं कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ डेट ही नहीं है, मैंने कहा बैंक अकाउंट दिखा भाई अपना, जब जब पेमेंट आ रही है मैंने ये डेट है। और तीसरा सबसे लॉजिकल है, दीज आर 3 सिचुएशंस, और तीसरी सिचुएशन एकदम लॉजिकल है
पेमेंट इज लिंक्ड टू, तो मेरे को इनवॉइस कब इशू करना है? कंप्लीशन ऑफ दैट। लेट्स सपोज इवेंट कंप्लीट हो गया, मैं आपसे पेमेंट मांग रहा हूँ, पेमेंट नहीं दे रहे, मेरे को इनवॉइस इशू करना है? यस करना है। आप स्पेसिफिक रहिएगा, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वही होगा। एग्जैक्टली, कंप्लीशन जब हो रहा है, पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही, सरकार को लेना देना इससे, कंप्लीशन हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट रीड करा, तेरे को इनवॉइस इशू करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट में इस थर्ड वाले के लिख दोगे क्या कि इनवॉइस इशूड इवन इफ द पेमेंट नॉट, कि हम जब नोट्स बना रहे हो तो लिख ले। कौन से थर्ड वाले में? यस सर। हाँ लिख लो, इसके आगे लिख देते हैं वेदर और नॉट पेमेंट इज रिसीव्ड, वेदर और नॉट पेमेंट इज, क्योंकि आप समझिए सरकार आपके बैंक अकाउंट में घुसने के लिए सरकार की बहुत एनर्जी लगती है भाई, ठीक है। योर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या लग रहा है बिजनेस में सबसे सेफ क्या चीज रहती होगी? आई विल गिव यू द मतलब माइलस्टोन्स और आप पेमेंट करिए उसे, ठीक है। तो जब जब वो इवेंट कंप्लीट होगा वो वाली चीज बताइए, क्लियर है? यस सर। अरे कॉल आ जा रहा है, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, नंबर फॉरवर्ड कर दिया, नंबर फॉरवर्ड कर दिया, कॉल आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, अच्छा अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप ना ऑडिट कर रहे हो और ऑडिट कितना टाइम चल रहा है? 6 महीना, इज इट कंटिन्यूस सप्लाई? यस इट इज, ठीक है। और ऑडिट अगर 2 महीना चल रहा है तो कंटिन्यूस नहीं। ध्यान से सुनिए, मान लो 2 महीने का ऑडिट है, ऑब्वियसली कंटिन्यूस नहीं है, तो ये झमेला तो खत्म। पर आपको 1 महीने बाद लगा भाई ये कंपनी फ्रॉड है, मैं नहीं करा रहा, इनका ऑडिट मेरे को फंसा देंगे, हाँ सेसेशन है ना, मैंने बोल दिया ऑडिटर एज ऑडिटर, आज के बाद मैं कल नहीं आ रहा, चाहे मैंने मेल कर दिया या कुछ कर दिया। क्या मैंने जितना काम करा उसका इनवॉइस इशू होगा, उसमें कोई 30 दिन नहीं मिलेंगे, जिस दिन यू सीज टू प्रोवाइड द सर्विस सेम डे इशू। क्लियर है जी? यस सर। क्या लिखा हुआ है? व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन, invoice shall be issued at the time when supply ceases and such invoice only to the extent of supply made before the, भाई 70% काम हुआ 70% इनवॉइस इशू करूंगा, 20 हुआ 20% कर दूंगा, लेकिन उसी दिन करूंगा, 30 दिन नहीं मिलने का मेरे को। मुझे बताइए, क्लियर है? ओके तो अब आपके दिमाग में, हाँ जी सर ये प्रोविजन थोड़ा मतलब मिसयूज नहीं हो सकता? क्योंकि अगर कोई कंपनी है, ऑडिटिंग कंपनी चाहे हो, वो थोड़ा एंड की तरफ आके मना कर दे, उनको एक तो पेमेंट तो मिलनी ही है, बट देन आल्सो लॉन्ग रन प्रोसेस मैम। अगर मैं ऐसा करूंगा मेरा मार्केट में नाम खराब होता है, ठीक है, मेरे को अगले साल भी ऑडिट करनी है, मतलब तू आप मिसयूज करने का जो कह रहे हैं फिर दैट डिपेंड्स, ठीक है, लेकिन कोई नॉर्मल कोर्स में ये चीज़ों को मिसयूज नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है। मतलब दे हैव टू जीएसटी को डिफीट करना सिर्फ एक पर्पस नहीं है ना, वो वाली चीज़ है। बताइए, क्लियर है? अब आप समझिएगा सर, इनवॉइस का कोई फॉर्मेट होता है क्या? कोई फॉर्मेट नहीं होता। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। 2-4 याद आएंगे हम वो लिख देंगे। मतलब मैंने जैसे ऊपर देखा तो तूने आंसर क्यों बदल दिया अपना? तो मेरी फोटो ही लगा ले तू घर में ऐसे करते हुए, अपने पढ़ने बैठ जाएगा तू। तो 2-4 जो भी याद आए। हाँ आप करके देखिए, एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं ना। यही बात बोला करो। पेज नंबर 4, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार कहती है फॉर्मेट नहीं है, आपको जो कलर का इनवॉइस बना लीजिए, रेड येलो ग्रीन,
आपको ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखना है, नीचे डेट लिखनी है, जो करना करते रहो। हम मैंडेटरी फील्ड बताएंगे, उसके अंदर वो फील्ड होनी जरूर चाहिए। समझ रहे हो? सो देयर आर मैंडेटरी फील्ड्स, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन कुछ डेटा है जो होना ही होना चाहिए। तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। नेम, जैसे अगर मैकडोनल्ड्स है तो मैकडोनल्ड्स अपना नाम लिखेगा, आप देख लीजिएगा इनवॉइस चाहे छोटा सा होता है वो डेट होगा उसमें, डेटा, ठीक है। एड्रेस होगा उसका, GSTIN नंबर। देन कॉन्जिक्यूटिव नंबर सीरीज, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। 16 डिजिट होगा ये, एंड इट इज़ अल्फा न्यूमेरिक, और इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कौन ही देख रहा है? बेटे GSTR1 रिटर्न के अंदर तेरा इनवॉइस का सीक्वेंस पकड़ूंगा मैं। ये मत सोचिएगा पहला इनवॉइस 001, दूसरा 999। आपको अपनी प्रिंटेड, अगर ज्वेलरी की शॉप पे तुम जाओगे, जनरली ऑनलाइन नहीं मिलता उनका वो अच्छा सा बना हुआ जिसपे वो खुद लिखते हैं अपने पेन से, पर बाकी फील्ड ऑलरेडी भरी होती है। आपका नाम लिखते हैं, कितने ग्राम्स का लिया वो, पर बाकी उसका नाम सब कुछ लिखा होगा, तो प्री प्रिंटेड है। इनवॉइस नंबर उस पर प्री प्रिंटेड होता है और वो सरकार को पता होता है। इफ 001 इज योर बिल नंबर 1 और आप अगला 002 ही इशू करेंगे आप, देयर शुड बी सम सीक्वेंस इन योर इनवॉइस सीरीज, और वो सीक्वेंस गवर्नमेंट को पता है। अब ये नहीं इनवॉइस बुक हो गई मैंने दूसरा सीरीज स्टार्ट कर दी, नहीं भाई, देयर इज लॉजिक। मजाक थोड़ा ना टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट। आपको आइडिया देने के लिए इतना बता देता हूं, आज के टाइम पे इनवॉइस गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकल रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखाऊंगा कुछ सेक्टर्स में। आप दुकान पे खड़े हो ना मेरे, मैं आपको भी इनवॉइस अपने सॉफ्टवेयर से दे ही नहीं सकता। मैं डिटेल GST की वेबसाइट खोलूंगा, उसमें डालूंगा आपका नाम, आपका नंबर, GST की वेबसाइट प्रिंट करके देगी, फिर आपको इनवॉइस दूंगा। अब सोचिए गवर्नमेंट कहाँ घुस चुकी है। एंड आगे सुनिएगा, जब GST गवर्नमेंट को बता ही रहा हूँ, मेरा GSTR1 अपने आप अपडेट हो जाएगा। इस लेवल पे ऑटोमेशन चल रही है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट टैक्स इनवॉइस, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट्स लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड दिस डॉक्यूमेंट लीड्स टू यू अवेलिंग द ITC। फर्जी इनवॉइस चलने लग गए तो, जो चल रहे हैं मार्केट में, चल रहे हैं मार्केट में। हाँ, गुड़गांव में बेटे कैफे के अंदर GSTI नंबर भी नहीं डाल रहा है, GST नंबर अमाउंट डाल रहा है बस। समझ रहे हो? तो बेसिकली गवर्नमेंट इस लेवल पर आ जाएगी, आपको कुछ टाइम बाद, चाहे मैकडोनल्ड्स हो चाहे हल्दीराम्स हो, विल गेट द इनवॉइस फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ GST। ऑर्गेनाइज में चलना स्टार्ट हो गया। एंड जब, और होगा क्या सर, एक डर होता है ना, समझ रहे हो? वो डर जरूरी। जब एक दुकानदार जो आज फ्रॉड करता है तो उसे पता है मेरे को GST की वेबसाइट से निकालना है, तो मैं रिपोर्ट कर चुका भाई, तो इसका इससे क्लोज क्या पहुंचेगी गवर्नमेंट? तुम्हारी दुकान से जहां सेल कर रहे हो तुम, मैं उसका सॉफ्टवेयर ही बदल दूंगा। गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। चलिए, एनीवेज, डेट ऑफ इशू कौन सी डेट को, आज मैकडॉनल्ड्स पे जाओगे डेट दिख जाएगा आपको उसमें। नेम, एड्रेस, GSTIN नंबर और UIN ऑफ द, आपसे मांगता है क्या मैकडॉनल्ड्स वाला ऐसा? क्योंकि आपको ITC नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैकडॉनल्ड्स किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को सर्व करेगा तो वो बोल देगा, आप अपना नाम और बता, आपको ITC मिल जाएगा। आगे सुन लो, पर ये तो ब्लॉक्ड था, याद करो, ब्लॉक क्रेडिट में। समझ रहे हो? याद आ रहा है कुछ? ITC मिलना वो याद है, वो ITC याद है? फूड एंड बेवरेजेस। हाँ, ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाया, मैं समझा नहीं पाया। आपकी गलती नहीं है, मैं नहीं समझा। अदर डिटेल्स ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, नहीं, UIN यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है, वो एम्बेसीज और उनका लगता था। HSN कोड बताया हुआ आपको मैंने, आएगा, आ जाएगा, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। हाँ जी, हाँ जी सर ब्लॉक क्रेडिट वाला आप क्या कह रहे थे?
मैडम वो फूड एंड बेवरेजेस वाला ब्लॉक हो जाता था ना, हाँ सर। बस वही कि अगर एक बंदा मैकडोनल्ड्स, अगर मान लो मैं अभी खाना मंगवाऊँ बहुत सारा बच्चों के लिए, तो क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑर्डरिंग। या घर से पिज्जा हट मंगवा ले, है ना, कोई घर में से होगा तो आप बताओ। हट किसी नाम से। हाँ अच्छा, तभी आपने सोचा ऐसा। ओ अभी घर से तो मतलब लापिनोज है तो वहाँ लापिनो ला मतलब, हाँ वहाँ जाकर लो ला पिज्जा ला, क्योंकि लापिनो नाम है। वेरी गुड। जो देर के सारे होते हैं ना उसमें, हाँ? इनवॉइस में सारी फालतू नहीं। नहीं फालतू नहीं है, लेकिन कस्टमर के केस में थोड़ी सी ये डिटेल मैं नहीं लेता। हल्दीराम वाला नहीं पूछता कहाँ से आए हो, ठीक है, लेकिन इफ इट इज B2B तो मैं लूंगा, बिकॉज आईटी से शिफ्ट होना होगा। इसलिए क्या मैं देखूं क्या कनेक्शन तो नहीं होगा वो कार्ड। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये वर्ल्ड वाइड चलता है, कोड होता है दोस्त। नहीं 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 मैडम, HSN कोड शुड बी देयर। अच्छा उनमें डैश देखो अब मेरा वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको ये पता होना चाहिए और इनपुट्स देने ही है मैंने। ये जो फैन है, अगर मैं ये बेचता हूँ तो मैं क्या लिखूँ? सीलिंग फैन। एग्जैक्टली। नहीं तो जो वॉल फैन होगा, वॉल फैन को ही लिख रहा है, समझ रहे हो? फिर एक कोई पंखा, वो लाइट जाने वाला फैन है, समझ रहे हो? और एक फैन होते हो जो शादियों में लगे, जिसमें पानी भी निकल रहा होता है, वो वाले फैन है। तो देयर इज अ कोड। आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा सीलिंग फैनों का क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट का गूगल पे जाकर कोड पता कर सकते हैं, और वो वर्ल्ड वाइड चलता है, नॉट जस्ट इन इंडिया। पूरा जो वर्ल्ड है ना वो 6 डिजिट फॉलो करता है, 6 डिजिट, और इंडिया 8 डिजिट फॉलो करता है। इंडिया ने अपने 2 डिजिट और डाले तो फर्दर सेग्रीगेट, ठीक है। तो आपकी कल को GST, आपकी कोई दुकान होगी, कुछ होगी, आप AC बेच रहे हो, AC भी तो अलग अलग हो सकते हैं, स्प्लिट हो गया, विंडो हो गया। और सोचो पोर्टेबल ACs भी होते हैं, वो जो लगे होते हैं, नहीं कूलर नहीं होते, पोर्टेबल ACs भी होते हैं। और एक होते हैं जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, तो ऐसे अलग अलग होते हैं। तो उनको भाई ऐसे, अब मैं तुम उसमें ये थोड़ा ना लिखोगे कि विंडो बेच रहे हो, कोड लिखा होता है उसमें, समझे? तो आपको बिल दिखाऊंगा, AC जैसे हमने खरीदा, तो ठीक है वो डिस्क्रिप्शन चलो बोल देता हूँ, लिखा तो होगा विंडो AC, और उसका कोड दिया होगा। आप GST रिटर्न में कोड डालेंगे ना, यार कोई लिख रहा है विंडो AC, कोई लिख रहा है विंडोज AC, किसी ने विंडो AC को N हटा दिया, विंडो AC कर दिया, व्हाटएवर। मतलब ये क्या चल रहा है? सरकार कैसे सेग्रीगेट करेगी? राइट कोड्स, बताइए। क्लियर है? हाँ जी, क्या हुआ बताओ यार। मैंने तो लोहड़ी पे गाना भी बड़ा सोच के लगाया था। लो आ गई लोहड़ी रे, बना लो जोड़ी रे, साथ समझते ही नहीं है दूसरे। आपने सेलिब्रेट कर दी तब? नहीं चले गए, हाँ यार दुष्यंत भी चले गए थे, तो मुझे लगा फिर अभी दिन है, अभी ऐसे पता नहीं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें चैप्टर करेंगे। ओ भाई मैं तो दिल्ली का हूँ, आप अगर यूपी के हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई, आई मीन जो भी है, दोनों अलग अलग स्टेट है, तो इंटर है, इंट्रा है, लोकेशन से ही तो डिसाइड होता है, तो यू हैव टू टेल नो। हाँ ये चैप्टर है पूरा, अच्छे से करेंगे। एड्रेस ऑफ द डिलीवरी, रिवर्स चार्ज, सिग्नेचर, QR कोड, ये क्यों होता है बाद में देखेंगे। QR कोड लिखते, आज के टाइम पे QR कोड को स्कैन करके सिर्फ पेमेंट नहीं होती, उस इनवॉइस की डिटेल भी आ जाती। क्लियर है जी? ओके अच्छा, अब मैं थोड़ा अच्छी बातें भी करूंगा। ये कर लिया, नोट करोगे क्या इसको? नहीं सर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना नोट अब। लास्ट सर इतना सारा पढ़ लिया, 4 लाइन नोट करके क्या करेंगे? और सर अगर नहीं अच्छा मतलब अगर theory होता है। अच्छा
कोई बात नहीं, सो जाओ। पर वो पहले वाला लिख लिया आपने? तो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ लिखा है, 4 लाइन लिख के क्या इसने करें? 4 पे छोड़े। बताओ, तभी चार मुझे पे छोड़े बताओ, समझ में आया है। लिखने के लिए 4 पे छोड़े इसने। चलो कोई बात नहीं। सर ये लिखना है या नहीं लिखना है, क्योंकि सिर्फ मुझे भी नहीं पता लग रहा। मैं मेरे हिसाब से 2 मिनट का ही टाइम दे रहा हूँ बस। हो गया सर। ठीक है, 2 मिनट का टाइम चाहिए। अब नहीं मिलेगा। आइए बेटे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैनर ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखना बच्चे। नहीं, इजी वाला बता रहा हूं। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इनवॉइस कैसे जाते हैं बच्चे? ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपीज। ठीक है, एक कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है कस्टमर के पास, डुप्लीकेट ट्रक वाले के पास, इन केस ऑफ ट्रक से जा रहा है तो, और थर्ड कॉपी इज विद द सप्लायर। ठीक है, लिखा होगा इसमें वैसे। ठीक है, ट्रिप्लीकेट में आप लिख सकते हैं, मतलब 3 कॉपीज जो है, एक तो हो गई ओरिजिनल, ये तो हो गई भाई कस्टमर के पास। ठीक है बच्चे, सर ये गलत बात है। बड़ी जल्दी में स्टार्ट कराया। ठीक है बेटे, इनवॉइस चैप्टर ओवर। डुप्लीकेट, ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट क्या? इनवॉइस की 3 कॉपियां निकलती हैं गुड्स की, और ट्रिप्लीकेट वाली किसके पास रहती है जी? सप्लायर। गुड्स के केस में 3 कॉपी निकलती है, और सर्विसेज के केस में 2 कॉपी, क्योंकि ट्रक तो हो नहीं सकता ना उसमें। ठीक है जी, तो ओरिजिनल कॉपी किसके पास? कस्टमर, डुप्लीकेट कॉपी विद द सप्लायर। अगली लाइन पढ़िएगा, मैंने आपको बातों बातों में बता दिया। क्लियर है? आइए, आप सही कहते हैं, फाउंडेशन वाले बच्चे, मतलब उनको कोई बच्चों को पता ही नहीं चला था कि पेपर सच में पॉइंट है उसमें से जो टेक्निकल है। बाद में रो चेक कर लिया, डर लगा। उसमें है सब आता है। वही तो, वहाँ पे तो जैसे दिया पेपर। हाँ, दिया। बढ़िया सर इंटर के अबाउट में नहीं, उनका ठीक था। कराने लग रहा है कि रोना आ रहा है। बात कर तो तू बताओ। मुझे रोना आ रहा है। मुझे सच में यही हुआ। मुझे लग रहा है हमारे तो चुप रहा यार। पर इस बार लॉ का बच्चे कह रहे हैं टेक्निकल है, इसका लॉ का ना इंटर का। हाँ, टेक्निकल था। लॉ का टेक्निकल है। मतलब पूरा देख। टेक्निकल अच्छा होता है, मतलब समझ आ रहा है मुझे, जैसे वो रटा हुआ सीधा लिखना नहीं पड़ता। पर नहीं, मतलब वो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है तो। IGM देखा? वो भी किसके साइड में चार्ज और वगैरह ये सब। नहीं, पर केस स्टडी बेस भी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो सही रहता है ना, मतलब वो वाली चीज़ है। पर वो कह रहे एक एक पेज का केस दे रखा है, वो बीच में ही हमको लगा पता नहीं ऑप्शन हम। वाले के बहुत सारा वो दे रहा है। हाँ, मैं तो कह रहा था डायरेक्ट नहीं ऐसा तो नहीं आता शायद। चलो नहीं सर ऐसा। यार मुश्किल होता है, वो डिग्री में वो मुश्किल नहीं होता है, उसमें लिखा ही नहीं जाता है। नीचे हम्म, और तुम रिलेट करके बढ़ा दोगे डायरेक्ट में, तो याद नहीं आएगा। बंदे के बाद हम बात हाँ, और क्या, ये से सुबह उठा दो। चलिए आइए। उसमें पता नहीं एक मिस्टेक है, वो टेबल में एक बार देखता हूँ मैं। ठीक है, एनीवेज मुद्दे की बात ये है, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड इज लेस देन 200। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले ना आपको यहाँ पे समरी अच्छे से दे देता हूँ, फिर टेबल अपने आप करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या ऐसे कुछ शॉपकीपर्स होंगे जो कि
जो भी सामान बेच रहे हैं उनकी दुकान पे है ही 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, हो सकते हैं ज़्यादा के भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर 50 रुपये का, जैसे स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, बच्चा आ रहा है, कोई पेन ले रहा है, कोई पेंसिल ले रहा है, कोई रबड़ ले रहा है, कोई शार्पनर ले रहा है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड इज लेस देन, नो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस इफ, मैं 3 कंडीशन लिखूंगा, आपको वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। इफ जो रेसिपिएंट है, आप अपनी समझ से बताओ, रजिस्टर्ड बोले अनरजिस्टर्ड, बिकॉज जो रजिस्टर्ड होगा भाई मुझे आईटीसी चाहिए भाई, शुक्र, एंड recipient does not want invoice, tax invoice, आप 50 रुपये है, ठीक है, तो पहले तो समझिएगा। अच्छा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हाँ तो ठीक है, 1 मिनट, अनरजिस्टर्ड है ना, तो इसका मतलब ये सप्लाई कौन सी हुई, B2C। तो पहली बात B2B पे तो मैं बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ देखो जिंदगी में जो सेल होती है तो B2B है, B2C है। B2B में इनवॉइस इशू करना है भाई, आई हैव नो ऑप्शन। B2C में हो सकता है करना है, हो सकता है नहीं करना हो। B2C में अगर वैल्यू, B2C में अगर वैल्यू लेस देन 200 है और अगर ये मान भी जाए हाँ ठीक है यार नहीं चाहिए मुझे, तो ठीक है, मांगने को मांग सकता है भाई। अगर कोई कस्टमर आपसे बिल मांगेगा आप नहीं दे, वो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही, गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर मैं बोलूं B2C होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, 200 से कम, एंड कस्टमर ना अनरजिस्टर्ड तो है ही, B2C है तो अनरजिस्टर्ड तो है ही, डज नॉट वॉन्ट टैक्स इनवॉइस। इन दिस केस अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, नो नीड टू इशू सप्लायर कैन इशू consolidated invoice at the end of the कंसोलिडेट। बोले भाई तुम हर 5 मिनट बाद आते हो मेरी दुकान पे, कभी 10 रुपए का सामान, कभी 15 का सामान, कभी 20 का सामान, मैं नहीं दे रहा तुम्हें टैक्स इनवॉइस, लेकिन तुम कोई डॉक्यूमेंट तो दे दो। तो मैंने कंसोलिडेटेड इनवॉइस एक कॉन्सेप्ट निकाला, दिन खत्म होगा आपने मेरे से 50-50 करके 70 बार ले लिया सामान, तो मैं कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे दूंगा। क्लियर है जी? 1 to 1 जब आप आ रहे थे मेरे को कोई शुगर नहीं, जरूरत नहीं है। अब आराम से देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, एक बार देखते हैं क्या बोले। इफ वैल्यू इज लेस देन, इफ इट इज B2B, क्या लग रहा है आपको इनवॉइस इशू करने? इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इज मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। एंड इफ, अच्छा सॉरी, इफ इट इज B2C, ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है अभी, इसका ना मल्टीप्लायर पता नहीं क्यों लिखा हुआ, वो टेबल थोड़ा हिला दिया इन्होंने, या मैं इसको ठीक कर दूं, ठीक कर दूं ना, रुक जाओ ना, हाँ ठीक है, B2C में कलर ही नहीं है। B2C में बिल्कुल बेटे ऑरेंज, रेनबो बना दो। क्या बनाऊं आप बताओ, चलो B2C में एग्जैक्टली कस्टमर वांट्स द इनवॉइस और कस्टमर डज नॉट। इफ कस्टमर वांट इनवॉइस तो आपको नहीं टैक्स इनवॉइस इशू करना, 10 वगैरह तो क्या हो गया, 50 रुपये का, तो मेरे को तो चाहिए, देना पड़ेगा। एंड अगर मैं बोलूं
कस्टमर डज नॉट वांट, तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, रादर consolidated invoice at the end of the day can be issued. क्लियर है बच्चे? मैंडेटरी नहीं, ठीक है। एंड लास्ट, अगर 200 से ऊपर होती वैल्यू तो B2B हो चाहे B2C हो, 200 से ऊपर है तो करना पड़ेगा ना भाई। तो ये लास्ट में कंसोलिडेट कर दिया है। सर एक चीज पूछनी थी। एट द एंड ऑफ द डे कैन बी इशूड। हाँ जी, आ रहा हूँ वृंदा जी, एक मिनट। तन देख, कुछ ना कुछ इनवॉइस है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तूने जो भी सामान बेचा है कुछ तो कहीं तो रिकॉर्ड कर ले, तो एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस करके एक फॉर्मेट बना हुआ है नजर ये, लेकिन मतलब वो वाली चीज़ है, ठीक है। मतलब एक अमाउंट तो फिक्स करा हुआ है, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाना बच्चे, बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर वाले में 200 से ऊपर है तो भैया चाहे B2B हो चाहे B2C। क्लियर है जी? बताइए। कंपलसरी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी वृंदा जी बताइए। सर जैसे ये वाला है कंसोलिडेटेड इनवॉइस, लाइक फॉर एग्जांपल B2C में आपने कस्टमर ए के साथ सिर्फ एक बार ही ट्रांजैक्शन करा है, तो आप उस कस्टमर ए के साथ कंसोलिडेटेड इनवॉइस कैसे बनाओगे? तो फिर वो एक उस इनवॉइस को एक ही बोलूंगा, लेकिन अगर उसी कस्टमर के साथ 10 ट्रांजैक्शन होती तो कंसोलिडेटेड हो जाता। सर कंसोलिडेटेड इनवॉइस कस्टमर टू कस्टमर बेसिस पे ही बनता है हाँ ना? जी, कस्टमर वाइज। कभी भी एक बिल के अंदर 2 कस्टमर का नाम नहीं होगा। अगर आप सारे के सारे कस्टमर्स हो तो मैं एक कस्टमर के नाम पे एक करूंगा, तेरे से इतने 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 की, ये टोटल 15 बार हमारी ट्रांजैक्शन। और सर अगर एक बार हुई है तो एक ही बार दिखा दूंगा, एक ही बार दिखा दूंगा, तभी भी कंसोलिडेटेड ठीक है, बनेगा। बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो मैंने डेटा तो बोल दिया तुम्हें वैसे। नहीं नहीं, एक इनवॉइस समझा दो सर। ओरिजिनल इनवॉइस वो निकाल दूंगा सर पर। उसमें दो, अभी मैंने देखा है उसमें ड्यू डेट और वॉइस डेट दो मेंशन थी, दो क्यों? ड्यू डेट हो गया यार। अब देख, ये जो होती है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अब दुकानदार नीचे लिखे कि मैं हमेशा 1 महीने का क्रेडिट, वो ड्यू डेट खुद डाल के दे रहा है, फिर वो नीचे बोले इन केस ऑफ लेट पेमेंट 5% इंटरेस्ट। तो ये तो जो इन 31 कह रहे ये तो डालना है, बाकी तुमको जो डालना डालो। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट सही है। इसके ऊपर आपको लग रहा है आपका बिजनेस में और स्मूथली कोई डेटा चाहिए होता है आपको, आप डाल दीजिए इनवॉइस में, कोई दिक्कत। उसमें डाल रखा है वॉइस डेट विद ड्यू डेट, तो ड्यू डेट वो अगले महीने की 10 तारीख डाल रखी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज ना समझिएगा, रिवाइज्ड इनवॉइस ये ना रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड है। तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं। आपको याद तो होगा कि जैसे ही आपका मान लो 1/4/24 है और 31 मार्च 25 है, तो आपका ना टर्नओवर 10 जून 24 को एक्सीड हो गया 20 लाख। और जैसे ही ये एक्सीड हो जाता है तो कहने से यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और कितने डेज में आपको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है? सो लेट्स सपोज इट इज 10 जून, सॉरी 10 जुलाई 24। बहुत अच्छी बात है सर, 10 जुलाई 24 हो गई। इस डेट तक आपको वो करना है, ठीक है। अब आपने REG 01 जो है 1 जुलाई 24 को आपने REG 01 भर दिया, कहने से यू हैव अप्लाइड विद इन 30 डेज। एंड 15 जुलाई 24 को REG 06 आ गया, दैट्स द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेट
of grant of registration. But what is the effective date of registration? 10/6/24, बिकॉज अगर आप विदिन 30 डेज करते थे तो आप उसी दिन से लाइबल वाले से होते थे. तो अगर मैं इससे आगे लिखूं कि द इफेक्टिव डेट इज 10/6/24, तो मेरे सर्टिफिकेट में इफेक्टिव डेट लिखी आएगी. तो भाई मैंने, अच्छा मैं एक डेट और डाल दूं, दैट इज 15th. सर्टिफिकेट आया कब है मेरे पास? 15 जुलाई. 15 जुलाई से पहले तो मेरे पास नॉलेज नहीं है ना. तो 10 जून से मैं रजिस्टर्ड हूं. तो इस रजिस्ट्रेशन से लेकर जब तक मेरे पास ये 15 जुलाई नहीं आया, क्या मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा था? नहीं. यू आर नॉट रजिस्टर्ड. पर दुकान तो चल रही थी मेरी, ठीक है. और आपको बताऊं, कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर ना अवॉइड करता है. अगर आप अनरजिस्टर्ड हो ना, कस्टमर कहता है मैं नहीं डील करता. तो ये बंदा ना उसे बोल रहा था, भाई मैंने अप्लाई करा हुआ है, अभी तो तू सामान ले जा, मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलते ही दे दूंगा टैक्स इनवॉइस. अभी मैं तेरे को थोड़ा ऐसी कच्चे में बिल दे देता हूं, एंड वंस आई गेट द रजिस्ट्रेशन, मैं रजिस्टर तो 10 जून से हो जाऊंगा. आई इशू यू अ रिवाइज्ड इनवॉइस. कहने का मतलब है 10 जून 11 जून ये जब सेल हुई होगी तो मैं इनवॉइस तो इशू करा नहीं होगा. तो इस पीरियड से लेकर 15/7 तक, इस पीरियड का मैं क्या इशू कर सकता हूं? पहले आपको समझ आया? 10/7 तो था 30 डेज के एंगल से, ठीक है. अब सुनिएगा एक बार. अब ये रिवाइज्ड इनवॉइस है, अब इसकी भी टाइम लिमिट है. इट इज टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ. अब 6 महीने बाद इशू करो, मजाक थोड़ा चल रहा है, इतनी देर तक थोड़ा चलेगी बात. आपको रजिस्ट्रेशन 15/7 को मिल गया. अब 30/15/8 तक आपको जो रिवाइज इशू करना करिए आप उसको. मुझे बताइए, क्लियर है आपको रिवाइज इनवॉइस? अब आप इसको आराम से पढ़िए, रिवाइज्ड इनवॉइस को. तो हमारी बुक में 31st ही दे रखा है हर जगह डे, तो हम वही लेके चलेंगे ना. हमारी बुक में 31st ही दे रखा है, तो हम 60 नहीं लेंगे ना. टाइम ऑफ सप्लाई का एक बार फिर से बोल. हम सप्लाई चेक करें तो हमारी बुक में 31st डे. हाँ 31st, हाँ बिल्कुल. तो हम वही लेके चलेंगे. हाँ ठीक है, ठीक है. लेकिन जो मॉड्यूल लिख रहा है वैसी लैंग्वेज वैसे लिखना पड़ेगा ना. देख, तेरे को रजिस्ट्रेशन 15/7 को मिल गई. अब तू सोच रहा है मैं रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करूंगा, तो पीरियड तो पता है देखो, लाइबल से लेके आज जो रजिस्ट्रेशन मिली. पर भाई जल्दी इशू करना, 1 महीने के अंदर अंदर इशू कर. तो सरकार कह रही है जब से रजिस्ट्रेशन मिल गई रिवाइज्ड इनवॉइस आप इशू कर सकते हैं, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम टुडे. ठीक है दोस्त? पर मैम मैं टाइम क्यों दूंगा ना आपको, 1 महीना दे तो दिया मैंने. मतलब हर महीने की रिटर्न्स भी जा रही है और वो भी है, करना वो करिए. बताइए, क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी पढ़ लिया आपने. ये तो पता ही नहीं चला. जूम कर दो. नहीं, क्योंकि तब आप लायबल उस डेट से होंगे ही नहीं, आपको जब से मिला तभी से है, और फिर कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज का. 11 को मिला है ना सर्टिफिकेट, हाँ तो विद इन 1 मंथ जितना वो 11 के बाद 1/12/24 में. ठीक है, वो एग्जैक्ट डेट का कुछ नहीं, वो मॉड्यूल से देखेंगे वो क्या अगर कोई बन. 10 से जितने लायबल से ले रहा है ना, क्लियर है?
अब समझिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंसोलिडेटेड। और समझिए कंसोलिडेटेड क्या होता है ना, कि भाई जो B2C वाले हैं ना, ऐसे कोई इशू करने की जरूरत भी नहीं है, पर कंसोलिडेटेड में क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू अ कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल का मतलब जिसपे GST है। मेड, किसको मेड करा बच्चे, क्या लिखा हुआ है, B2C to a recipient who is not registered under the act during such। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आप कुछ बातें हैं जो कभी भी बीच में लिखवा रहा हूं, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज B2C? If a person is registered and the other person is registered but both are doing business, क्या बोल रहे हो सर आप? मेरे को इसको थोड़ी इज्जत से लिखना चाहिए, एक बार थोड़ा इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। देखो, आपकी जो सप्लाई होती है ना बच्चे, दो तरीके की होती है। ये कहीं ना कहीं आगे पीछे आ ही जाएगा किसी न किसी चैप्टर में, या तो वो B2B होती है। B2B मीन्स registered supplying to registered. If a registered is supplying to, both are doing business, that's not B2B, but B2C। अगर जो दूसरा बंदा उसको ITC नहीं मिल रहा तो वो B2C है, B2B नहीं है। तो B2C मीन्स रजिस्टर्ड, एक तो कह सकते हैं रजिस्टर्ड टू कस्टमर, दूसरा रजिस्टर्ड टू B2C। मतलब समझ आ गया आपको? तो आप जो कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस है वो आप B2C के केस में भर सकते। क्लियर है? क्योंकि उसको ITC लेना है, उसको कंसोलिडेटेड आपने दे दी। हाँ जी, नहीं यहाँ पे ये सब कुछ नहीं लिखा, वो आप बोल रहे नहीं बोल रहे वो सब यहाँ पे नहीं। ठीक है ना, ये है कि मैं देना चाह रहा हूँ, दे रहा हूँ। आगे सुनिएगा। लेकिन अच्छा, तो आपने क्या समझा कि सर B2C के केस में मैं क्या इशू कर सकता हूं? रिवाइज टैक्स इनवॉइस बोल लो, रिवाइज इनवॉइस बोल लो, जनरली कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे। इन केस ऑफ इंटरस्टेट, कस्टमर हो गया स्टेट के बाहर, एंड वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड टू अनरजिस्टर्ड, तो भी आप कंसोलिडेटेड दे सकते। 2,50,000 है, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ, वो 2.5 लाख है। हाँ। एक बिल 2 का, एक 50 का सोच हो गया। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंटरस्टेट, सिंपल सी बात बोलता हूँ, नोट्स के एंगल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना रखा है। B2C में कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस चल जाता है, लेकिन अगर इंटरस्टेट हुआ और अगर 2.5 लाख के ऊपर हुआ तो कंसोलिडेटेड। 2.5 लाख जो वैल्यू है ना, ये इनवॉइस चैप्टर में एक जगह और भी आएगी, मतलब कहीं आएगी अभी रिटर्न वाले में, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि B2C में सरकार कह रही है तू इनवॉइस रहने दे, कंसोलिडेटेड कर। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा लेकिन अगर इंटरस्टेट है ना, जब 2 स्टेट इन्वॉल्व है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द बिल एक्सीड्स 2.5 लाख तो कंसोलिडेटेड। मैंने कहा सर अगर इंटरस्टेट है और 2.5 लाख के नीचे है, कंसोलिडेटेड। मैंने कहा सर इंट्रा स्टेट है, 8 लाख है, तो भी कंसोलिडेटेड कर दो। इंट्रा में हो जाती है कोई भी वैल्यू, इंट्रा में कोई भी हो जाती है। बना हुआ नोट है, एक बार नीचे देखते हैं। हाँ जी, वो अभी एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और वो है उसका फायदा। मैं समझ गया वो आपका पॉइंट, उसके अंदर नहीं जाना।
देख कोई भी तू सप्लाई करता ना, कुछ तो एविडेंस होना चाहिए ना तेरे पास भाई। कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, तो ठीक है, तू उस तक भेज ना भेज, तेरे पास होना चाहिए। क्या बना? मैं तेरी दुकान पे जीएसटी का बंदा आएगा, वो कहेगा भाई तूने उसे बेचा था, कुछ तो डॉक्यूमेंट दिखा दे मेरे को, समझ रहे हो? ध्यान से दिखिएगा। नहीं ये अच्छे नहीं बना हुआ ये। लाख में एक्सीड कर रही वैल्यू हम कर सकते हैं, क्या करेंगे? हाँ जी, 2 लाख से वैल्यू एक्सीड हो रही है और हम कंसोलिडेट इनवॉइस कर नहीं सकते इशू, तो क्या करेंगे फिर? क्या क्वेश्चन है? आंसर तो दे दिया बच्चों ने, एक बार फिर से बोल भाई, सॉरी यार। मैं कह रहा हूँ लाइक आप बोलो 2.5 लाख से एक्सीड करेगी तो रिवाइज इनवॉइस नहीं होगी तो तू नहीं। एक्सीड करेगी तो क्या 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 मैं इशू करूँ? तो तेरे को रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना चाहता तो कर सकता है। कंसोलिडेटेड ना, तू ये समझ कि कंसोलिडेटेड ये वही है, टॉपिक यहाँ पे डिस्कस ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं एक दूसरे रूट से लेकर आना चाहता था। आप इतना समझिए, मैं अभी आपको जो समरी दे रहा हूँ, आप ये टेबल को छोड़ ही दीजिएगा चाहे अभी, ठीक है? क्योंकि ये रिटर्न के बाद यहाँ से आते तो वो होता। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि B2C जब तू कर रहा है तो तेरे को कंसोलिडेटेड करने की जरूरत नहीं है कि मतलब एक एक इनवॉइस ना करने के बजाय, ठीक है, आप कंसोलिडेटेड कर लो, ठीक है? इतना ही इनपुट ले लो अभी और छोड़ दे उसको। ये जो 2.5 लाख है ना, ये बहुत अच्छे पैटर्न से एक डिलीवर होता है, यहां से नहीं हो रहा, वो रिटर्न के चैप्टर से होगा, ठीक है ना? यहां पे भी छोड़ दो इसको आप भी, क्योंकि नोट्स में भी सही नहीं बना हुआ ये, तो नो पॉइंट डूइंग इट। एक होता है बच्चे बिल ऑफ सप्लाई। सर जी मैं जो सामान बेच रहा हूं ना वो एग्जेम्प्ट है, तो क्या मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना है? नहीं, आप टैक्स इनवॉइस तब इशू करते हैं जब जो चीज़ आप बेच रहे हो वो टैक्सेबल है, ठीक है? तो बेसिकली इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? यू कैन इशू बिल ऑफ सप्लाई। डॉक्यूमेंट तो जाएगा ना भाई, मैं रिमोट बेच रहा हूँ एग्जेम्प्ट है, तो क्या बिना बिल के निकाल दूँ? नहीं, एक डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ सप्लाई, और इसका भी 16 डिजिट का सीक्वेंस नंबर होता है, इसमें भी डेट जाएगी, वैल्यू ऑफ द गुड्स जाएगा, जीएसटी अमाउंट नहीं जाएगा, लेकिन डेटा तो काफी जाएगा इसमें। दूसरी बात, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर करा कॉम्पोजिशन स्कीम का, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला भी क्या इशू करता था? सीधी सी बात है, जीएसटी चार्ज हो रहा होता है तो टैक्स इनवॉइस, नहीं हो रहा होता बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है जी? एक और होता है, अगर जो चीज मैं बेच रहा हूं उसके अंदर एक गुड, उसमें टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्टेड वाला भी है, तो एक ऊपर टॉप पे लिख दूंगा टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। थ्योरेटिकल बातें हैं ये, रीड करोगे आपका फ्लो बनता रहेगा बस। जब हम एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं कुछ, तो हमें जो वो आपने फर्दर की हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या कहीं भी रिटर्न हो जाती है जीएसटी, तो तब भी कर सकता है, ठीक है? एक्सपोर्ट तो कर रहा है, बिल ऑफ सप्लाई बना दे। और उसके बेस पे रिटर्न हो जाता बिल ऑफ सप्लाई इन केस में इशू करना है ऑन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? जो बातें मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा, आपको कुछ भी नहीं करना उसका। है। हाँ जी, नोट से भी रुक जाओ, जब क्लास खत्म हो जाएगी पूरी तब कर लेना, मतलब 2 क्लासेस खत्म होने के बाद बना लेना। नोट्स में बनाने में 2 घंटे 2 घंटे में पूरी पढ़ाई होती है, उस बाद में नोट्स बनवा दिए तो पढ़ेंगे। हाँ सैटरडे। गोपाल जी कौन सा टेस्ट है सैटरडे? सैटरडे नहीं है टेस्ट, पीजीबीपी है। अब तो पूरा सिलेबस दे रहे हैं, देखो पढ़ने टाइम तो अरे तुम गेम खेल रहे हो, तुम रहने दो। नहीं सर, हाँ कुछ नहीं है, अभी जब तक फाइनल नहीं है आप फाइनल करवा लो, वरना चल रहा होगा। तो फाइनली है ना आपका। नहीं वो मुझे पता है दुष्यंत सर, क्या आप तो अभी आए हो ना, 4-6 महीने हुए हैं, मुझे पता है, सर मुझे पता है क्या होगा। सर वो बीच में अब वो कहेंगे सर मेरा फिक्स ही नहीं हो सकता, और मैं तो ऐसे ही लूंगा, और वो टेस्ट से 2 दिन पहले करेंगे और ये सारा प्लान कैंसिल होगा। सर आपका मतलब सर हम सर प्रायोरिटी आपको देंगे ना। वाले में दे देंगे। सर आप कर नहीं पाओगे, दुष्यंत सर बहुत तेज है। आपके तो 15 गैप में फिक्स है ना 4 टेस्ट, हम वो देंगे ही देंगे, बात ही खत्म। वो हाँ। मेरे पास मत आना फिर, मेरे से नेगोशिएट नहीं होगा फिर। ठीक है नहीं सर। उनको बोल देंगे ना, कम वर्ड में, चाहे 1 दिन पहले किसी का पेपर हो, मैं नहीं चेंज करूंगा फिर। हम संभाल कम से कम इस ठीक बार है। सर हमारा टैक्स और ठीक। अकाउंट से खत्म होगा। ठीक, चलिए, हमारा भाई संभाल। मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। हमारा भाई संभाल ले। हमारा भाई। अरे हाँ
तो ऐसे पीछे क्या हुआ? सो देखो मुझे क्या ज्वाइन करने को सर आपकी क्लासमेट हाय हाय सर बताओ बीजेपी। मुझे रिक्रूट कर अगर काल का चीज़ खड़ी हो जाए सर और सबसे बड़े यार कल मैं एक जगह गया था, पार्टी थी, लोहड़ी पार्टी, मतलब नेबर्स में थी और उनका वो था। उधर ना 7-8 बड़े बड़े लोग बड़े लोग मतलब सीनियर हाँ, एक 65, कोई 45 और इतना हाँ मतलब ठीक है। और वो एकदम ऐसी वाइब थी उधर, बीजेपी तो जीती। मेरे अंदर का आम आदमी पार्टी जाग गया था। मैंने कहा बोलूं इनको, बोल दो सर। और मैंने कहा भाई ये मतलब ऐसा, मतलब मुझे लगा ऐसा ना हो जाए ये खातिरदारी हो रही है, घर ही भेज दे मुझे, जाओ बेटे तुम्हारे। बीजेपी तो नहीं जीते, हाँ बीजेपी नहीं जीते। बट कल जैसे मैं बैठा ना उनके साथ, वो थे गारंटी ले लो जी बीजेपी तो आ ही गई। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा, रोड नहीं बनी, ये मतलब सबका ना अपना अपने एंगल्स है। मतलब जीतेगी भी बट कभी भी हैप्पी नहीं होता गवर्नमेंट एग्जैक्टली कुछ भी हो जाए। हाँ। और फिर कह रहे कि जैसे पहले ना ऑटो वालों ने पीछे लगाते थे वो लोग, इस बार नहीं है, कह रहे ऑटो का सपोर्ट हट गया है। नहीं इस बार है। ऑटो पे लगे हैं। हाँ सर क्या पैसे क्या नहीं आए इस बार? आम आदमी पार्टी आनी तो चाहिए यार, मतलब आई रियली वांट। ऐड देखे ऐड देखे कितने गंदे बनाए जा रहे हैं हर जगह, यूट्यूब पे भी वही ऐड। अरे वो तो- 10 साल हो गए, इसको नहीं लाना अब। वो तो मैं भी बीजेपी वाले थे। दिमाग में घुसाया जा रहा है। अलाउड नहीं होता तो पड़ा है। हाँ बंदों के दिमाग में ना घुसाया जा रहा है ये चीज कि 10 साल बहुत हो गए बाटा, बार हर जगह से। और ऐसे कोई गर्लफ्रेंड है वो के हाँ ऐसे हर जगह ऐड ही चल रहे हैं। मैं हाँ, यूट्यूब की वीडियो और कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड के पहला ऐड सीधा केजू को हटा। सोचा भी नहीं है केजू हटाओ। हाँ सर हर जगह आप वीडियो बोल रहे हो, पेरेंट्स ने डाला कि सरकार 10 साल हो गए कुछ भी नहीं करा, लूट के खा गई देश को। मतलब पॉलिटिकल कैंपेन से नाम नहीं हाँ। या कोई ऐसे ऐसे गंदे तरीके से बात नहीं करनी, अभी वही कर रहे हैं। हाँ वो नहीं कंट्रोल हो पाता ना। तो न्यूज़ चैनल पे चढ़ आती है ना, बीजेपी में नाम लेके केजरीवाल ने कुछ नहीं करे 10 साल में, पूरे फ्री के चक्कर में ऐसे सब हाँ ऐसा बोलो न्यूज़ बोलो यूट्यूब बोलो हर जगह न्यूज़ चैनल तक पे आ रही है। तुमने ना बीजेपी वाले पेज लाइक करे हुए हैं ना, मेरे पास नहीं आ ऐसा रहे, नहीं है। मेरे पास नहीं आ रहे। नहीं फिर सर मैं गाड़ी में चलाता हूँ तो ऐड इसी का आता है। आप वालों की भी वो आई थी। चैनल वो होता है कि टाइप से नॉर्मल जो लोग हमारा पब्लिक ओपिनियन होता है ना हाँ। ये जो जब मैं मेट्रो में जा रहा था वो लगाया हुआ था कि हम तो उधर से वैसे हमारा झाड़ू को opinion हटाओ, होता है। कमल को वोट दो, लिख रहे थे। पर देखो क्या होता है। यूट्यूब कब से नहीं चलाया सर आपने बताओ, हाँ कब चलाया था लास्ट बोलो उसमें मैंने? तो- हाँ मैं तो डेली भाई अपलोड करता हूँ वीडियोस। तो आप कुछ क्या देख रहे हो, कुछ देख रहे हो उसकी 2 मिनट वही आएंगे। वीडियो ऑन करोगे आप तो वीडियो खत्म होने के बाद या पहले वही आएगा। मैं भी अब वोट डालूंगा, वोट फॉर आम आदमी पार्टी फिर तुम्हारे उस पे वही आएगा। जंक्शन वाले पे डालना। सर भाई सपोर्ट वो मैं रीजन पूरे बना दूंगा पूरे बताओ तो सही। सही। भाई एजुकेशन सिस्टम सही करा है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हुए हैं। पर सर जो दूसरे ने वीडियो देखी थी देखी थी आप वो जो रोड का और वो था, हाँ हाँ वो देखी थी वो। देखी थी आपने क्या था उसमें? यार वो तो बन जाती है यार। अच्छा बंदी रात में सच था, वहाँ चलो रोड है। वो सब सच था। भाई रोड्स ठीक कर तो दिए, बारिश अब बारिश जब आई थी सारी रोड्स खराब हुई। संगम जाके देख रहे थे। हाँ सर एक बात सर ये होता क्या जा रहा है, ये अपने आप कैसे हटता जा रहा है। सर आप भी सपोर्ट कर रहे हो ना। यहाँ पे कौन सी ऐसे काफी देर हो गई हाँ आपने वो देखा अच्छा था कौन सा? कि वो पता नहीं कौन सी जगह दिल्ली में आगे रोड ऐसे हो रहे हैं जैसे वो आदमी गाल पे गड्ढे गाल का जी नहीं पता शायद हो कि सोने गाल पे गड्ढे देख रहा था क्या कर रहा था। कोई नहीं, रिजल्ट वाले दिन देखेंगे। आपने दिया है कि हम खत्म हाँ बहुत ज्यादा हो। अब की बार बीजेपी आया तो मजा ही आता है। नहीं दिल्ली बदल गई सर, दिल्ली बदल गई सर। सर आपको फ्री का बेनिफिट मिल हाँ नहीं मुझे नहीं मिल रहा, मैं एक्चुअली मैं सपोर्ट करता हूँ। बट कुछ लोग ना सपोर्ट हाँ हाँ बहुत ऐसे डिक्टेटरशिप है सारी। बहुत वायलेंट से वैसे हाँ वायलेंट है, चीज कैसे अगर इंसान ही है। गुंडे हैं सारे ही। भाई सब जगह कैसी बोलते हैं आइए ऊपर। आ जाओ बेटे इधर ही, अपने को क्या लेना देना, पेपर में ये आएगा।
तब ना मोदी जी काम आने के, ना केजरीवाल जी, श्री केजरीवाल। हाँ, HSN कोड मैंने आपको बताया था। जनरली HSN कोड क्या होता है? 6 डिजिट होता है, बट इंडिया फॉलोस 8 डिजिट। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया फॉलोस 8 डिजिट सिस्टम। बहुत अच्छी बात है, आगे समझिएगा। अब डिपेंड करता है भाई कितने डिजिट लिखने हैं, ऑब्वियसली टर्नओवर के बेसिस पे भी है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, समझना, या तो आपकी सप्लाई B2C है या तो B2B है। अगर B2C है तो देखा जाता है आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है इन द प्रीवियस। पहले आप B2C पे फोकस करेगा, मान लो मैकडॉनल्ड्स है, हल्दीराम्स है, ठीक है, तो वो सप्लाई उसकी मेजरली कौन सी है? B2C। अब देखना पड़ेगा भाई उसका टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ कौन से साल में? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। तो अगर अप टू 5 करोड़ है तो उसे HSN लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो छोटा दुकानदार, छोटा मतलब पिछले साल अगर 5 करोड़ तक का है, HSN नहीं लिखना। और अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 5 करोड़, तो यू नीड टू मेंशन द HSN, दैट इज हाउ मेनी डिजिट? 6 डिजिट। पिछले साल का टर्नओवर देखेगा, अगर अप टू 5 करोड़ है कोई HSN नहीं, 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट। आगे आ जाओ B2B पे। B2B में मैंडेटरी तो है, कितने डिजिट उस पर बात है। इफ एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग इज अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग इज मोर देन 6। समराइज कर दूं अगर एक बार में, या तो B2C है या तो B2B है। B2C में उसके बाद देखा जाता है टर्नओवर अप टू 5 करोड़ नो HSN, मोर देन 5 करोड़ 6 डिजिट। B2B के अंदर मैंडेटरी है, पिछले साल में अगर अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट, मोर देन 5 करोड़। क्लियर है जी? बहुत सारे। हाँ जी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनवॉइस चैप्टर इतना रखते हैं बच्चे, मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ओवर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा। और अब हम करेंगे सेट ऑफ और उसके बाद क्लबिंग, और आज कुछ स्पेशल करेंगे विदाउट एनी ब्रेक। आज हम करेंगे, प्लीज आप ब्रेक ले लो।